डोनीपेज़ल एंड टेक्रीन दोनों एक ही क्लास से हैं और दोनों अल्जाइमर डिसीज़ के इलाज के लिए बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन टेक्रीन को बैन कर दिया गया, जबकि डोनीपेज़ल को अब भी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है अल्जाइमर डिसीज़ के इलाज में। ऐसा क्यों है? अक्सर स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, बिकॉज ऑफ लिवर डैमेज। लेकिन आज हम इसका मुकम्मल डिटेल समझेंगे। सबसे पहले याद रखें, ये दोनों कौन सी क्लास हैं? ये दोनों क्लास से हैं रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जिन्हें हम आम ज़बान में कहते हैं एसिटाइल कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों ड्रग्स का ब्रेन में क्या काम है, ठीक है, क्योंकि अल्जाइमर डिसीज़ का ताल्लुक किससे? ब्रेन से, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों ड्रग जिस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में क्या है, पूरी बॉडी में नर्व्स का नेटवर्क है, हम जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे ब्रेन में देखें तो ब्रेन में क्या है, नर्व्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, नर्व्स का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है ब्रेन में। जो न्यूरॉन ब्रेन में हमारी मेमोरी, लर्निंग और सोचने समझने की सलाहियत को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, यानी कि मेमोरी, लर्निंग एंड कॉग्निटिव, यानी कि ठीक है, कॉग्निटिव मतलब सोचने समझने की सलाहियत, ठीक है। तो वो जो नर्व्स होती हैं ब्रेन में, ठीक है, वो क्या करती हैं आपस में बातचीत करने के लिए, यानी कि ब्रेन में जो नर्व्स हैं बेसिकली वो आपस में कनेक्शन बिल्टअप करने के लिए कौन सा केमिकल का यूज़ करती हैं? वो एसिटाइल कोलिन केमिकल का यूज़ करती हैं। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास कि ये फॉर्सिबल ब्रेन है, ठीक है, तो इसमें एक नर्व ने क्या किया, सिग्नल दिया, ठीक है, दूसरी नर्व को, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ किया। एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ करने से ये नर्व समझ गया कि मुझे क्या काम करना है, ठीक है। तो मिली सेकेंड, विद इन मिली सेकेंड, यानी कि सेकेंड के भी कुछ हिस्से में, यानी कि सेकेंड के अंदर अंदर एक एंजाइम होता है हमारे पास, एसिटाइल कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर, ठीक है, एंजाइम होता है हमारे पास, वो प्रेजेंट होता है आसपास, ठीक है। वो क्या करेगा, फ़ौरन से एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है, ठीक है, ताकि बस सिग्नल मिल गया अगले न्यूरॉन को, बस काम खत्म है एसिटाइल कोलिन का, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यानी कि ताकि अगला जो सिग्नल है उसके लिए बिल्कुल रास्ता साफ हो, ठीक है, नॉर्मली ये होता है। लेकिन अल्जाइमर डिसीज़ में एक अजीब और तकलीफ मंजर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरो डिजनरेशन, यानी कि दिमाग के सेल्स, नर्व सेल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, न्यूरो डिजनरेशन हो रही है। यहाँ ये बात क्लियर रखें कि हमारे ब्रेन में क्या है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। ऐसा नहीं है कि हर न्यूरॉन, यानी कि जितने भी न्यूरॉन हैं वो आपस में बातचीत करने के लिए एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास है, डोपामिन है, ठीक है, सिर्फ मेमोरी और लर्निंग वगैरह और कॉग्निटिव के लिए जो नर्व्स काम कर रहे हैं ना, वो एसिटाइल कोलिन को यूज़ कर रहे हैं। अल्जाइमर डिसीज़ एक सेलेक्टिव बीमारी है और ग्रेजुअली बढ़ने वाली बीमारी है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल तेज़ी से बढ़ रही है, नहीं, ग्रेजुअली बढ़ेगी, ठीक है। सबसे पहले जो ब्रेन का हिस्सा हमारे पास, जो हिप्पोकैम्पस ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है, हिप्पोकैम्पस हिस्सा जो मेमोरी सेंटर है हमारा, सबसे पहले वो मुतासिर होगा, क्योंकि इस हिप्पोकैम्पस वाले एरिया में क्या है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन बेसिकली हैं जो कि क्या बना रहे हैं, एसिटाइल कोलिन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूरॉन ऐसा क्या होना शुरू होंगे, डीजनरेट, यानी कि मरना शुरू होंगे, ठीक है। जब ये मरना शुरू होंगे तो इंसान की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उसको पुरानी बातें तो याद है लेकिन ये नहीं याद कि सुबह खाने में क्या खाया था, सुबह नाश्ते में क्या, यानी कि बिल्कुल अभी का वाक़या, थोड़ा सी देर पहले का वाक़या वो भूलना शुरू हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगी इससे पहले। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अल्जाइमर डिसीज़ के पेशेंट में दिमाग में क्या बन रहा होता है, बीटा अमाइलॉइड प्लाक और टाउ टैंगल्स, ये बन रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मल इंसान में बन रहे होते हैं लेकिन इनको ब्रेन यानी कि साफ़ कर देता है, ठीक है, लेकिन इनमें अल्जाइमर जिसके पेशेंट में ये साफ़ नहीं हो रहे होते। नॉर्मली इस बीटा अमाइलेट प्रोटीन को तोड़ा जाता है, तोड़ के इसको जो हमारे पास हमारे ब्रेन में फ्लूइड है उसमें डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है, और आखिरकार ये बॉडी से यानी कि वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें हमारे पास अल्जाइमर डिसीज़ के पेशेंट में बीटा अमाइलेट को तोड़ा गया, ठीक है, बीटा अमाइलेट प्रोटीन जो है टूटी है, लेकिन वो टूटी गलत जगह से, ठीक। जब वो गलत जगह से टूटी तो हमारे पास वो उस ब्रेन के फ्लूइड में डिजॉल्व नहीं हो पाई। जब ब्रेन के फ्लूइड में डिजॉल्व नहीं हो पाई तो बेसिकली वो चिपचिपा लिक्विड बन जाती है, एक अजीब सा गाढ़ा सा लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं बीटा अमाइलेट प्लाक। अब ये टाउ हमारे पास क्या चीज़ें, देखिए बेसिकल टाउ टैंगल्स क्या चीज़ें, देखिए हमारे पास न्यूरॉन है, एक नर्व सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रांसपोर्ट और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो ग़िज़ाइयत को चाहिए, ठीक है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए हमारे पास ये जो टाउ प्रोटीन है ये हेल्पफुल होती है, यानी कि एक तरीके से आप समझे से ट्रेन की पटरियाँ होती है ना, उनको यानी कि स्क्रू वगैरह का काम, यानी कि इसको बिल्कुल मजबूत रखती है, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, इस ग़िज़ाइयत पहुँचाने के सिस्टम को, इस ज़रूरी चीज़ें पहुँचाने के सिस्टम को क्या करती है, ये मेनटेन रखेगी। अब हुआ क्या, दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो टाउ प्रोटीन थी इसके ऊपर क्या आके लग गया, बहुत ज़्यादा हाई फॉस्फोरस आके लग गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपर फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, यानी कि बहुत हाई अमाउंट में क्या आ गया, फॉस्फोरस आ गया, ठीक है। जब हाई अमाउंट में फॉस्फोरस का चिपक गया, ठीक है, तो ये जो इसका काम था ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना ग़िज़ाइयत की, न्यूट्रिएंट वगैरह की, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब नर्व्स को ग़िज़ाइयत ही नहीं मिल रही, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, मसला होना शुरू हो गया ना।
यानी कि अब नर्व्स क्या होना शुरू होगा, डीजनरेट, यानी कि मरना शुरू होगा। ठीक है, अब जब ये अल्जाइमर डिसीज़ अपने लास्ट स्टेज को पहुंचेगी, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास जो ब्रेन है, ब्रेन में जो नर्व्स मुतासिर होगा ये वाले, ठीक है, इसका इसका यानी कि इसका असर दूसरे नर्व भी ले लेंगे, जो ब्रेन में नर्व दूसरे प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, इससे मुतासिर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो स्लोली स्लोली बीमारी क्या हो रही है, पूरे ब्रेन में फैल रही है। ठीक है, तो हमारे पास एक वक्त आएगा कि जब लास्ट स्टेज की बात करें तो ब्रेन का साइज़ की जगह छोटा, इसको हम बोलते हैं ब्रेन एट्रोफी, ब्रेन एट्रोफी। अब देखिए, मेडिकली हमारे पास कोई ऐसी मशीन या दवाई नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, अल्जाइमर डिसीज़ में जो मर गए हैं न्यूरॉन, उनको दोबारा ज़िंदा कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या एक ट्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक काम आती है कि हम क्या करें, जो न्यूरॉन डीजनरेट हो रहे हैं, यानी कि हल्का हल्का, भी प्रॉपर तरीके से वो मरे नहीं हैं, वो हल्का हल्का निकाल रहे हैं एसिटाइल कोलिन, क्यों ना उस एसिटाइल कोलिन जो हल्का हल्का निकल रहा है उसको ही बचा के रखा जाए, ताकि जो रोज़मर्रा की यादाश्त वगैरह है उसको थोड़ा बहुत यानी कि कंट्रोल किया जाए। अब देखिए, हमारे पास ये नर्व है, ठीक है, ये डिजनरेट हो रहा है हल्का हल्का, ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन निकाल रहा है। ठीक है, अब साथ ही क्या प्रेजेंट होते हैं, इन एंजाइम को हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया इस ड्रग की मदद से। ठीक है, इन दवाइयों की मदद से क्या कर दिया, इन एंजाइम को ब्लॉक कर दिया। तो अब जो बचा कुछ एसिटाइल कोलिन है वो थोड़ी ज़्यादा देर तक, यानी कि पहले तो सेकंड के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है ना, विद इन सेकंड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, लेकिन अब बिकॉज ऑफ दिस ड्रग हम इसको क्या कर देंगे, इसकी लाइफ स्पैन को हमने थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर दिया। ठीक है, अब सेकंड, 2 सेकंड, यानी कि थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये लंबा हो गया, तो अब जो बचे कुछ रिसेप्टर हैं, क्योंकि हमारे पास नर्व्स क्या हो रहे हैं, डीजनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बचे कुछ जो रिसेप्टर्स हैं उनको ये बार बार, ये जो एसिटाइल कोलिन की थोड़ी बहुत मिकदार है, बार बार क्या करती रहेगी, एक्टिवेट करती रहेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, अल्जाइमर डिसीज़ के पेशेंट में, यानी कि जिसको मेमोरी लॉस हो रही थी और जो कॉग्निटिव फंक्शन मुतासिर हो रहे थे, वो थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे, टेम्पररी बेहतर हो जाएंगे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम अल्जाइमर डिसीज़ के पेशेंट में क्या करें, वो एंजाइम जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ा है, यानी कि एसिटाइल कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर एंजाइम को क्या कर दें, हमेशा के लिए ब्लॉक कर दें। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा करें तो क्या ये नुकसानदेह होगा, तो इसका जवाब बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होगा, क्योंकि अल्जाइमर डिसीज़ के पेशेंट में जो नर्व्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डीजनरेट हो रहे हैं। ठीक है, वो स्लोली क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एंजाइम को हमेशा के लिए ब्लॉक भी कर देंगे तो जो लेवल होगा एसिटाइल कोलिन का वो सिर्फ नॉर्मल तक ही रहेगा, नॉर्मल से स्कीड नहीं करेगा, नॉर्मल ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कंडीशन टॉक्सिसिटी की तरफ नहीं जाएगी। और वैसे भी जो ड्रग है हमारे पास, ये क्या है, रिवर्सिबल है, यानी कि क्या करती हैं, ये एंजाइम को होल्ड करके रखती हैं, होल्ड करके रखेंगी, फिर कुछ घंटे बाद इसको बॉडी से निकाल दिया जाएगा, यानी कि बॉडी से निकल जाएंगी, मेटाबोलाइज वगैरह हो गई, से बॉडी से निकलती हैं ड्रग्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अगेन नेक्स्ट डोज लेंगे, इन ड्रग की दोबारा डोज लेंगे, ताकि वो क्या करें, दोबारा एंजाइम को होल्ड करके रखें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करता है। अब यहाँ आता है असल ट्विस्ट, कि जब दोनों का मैकेनिज्म सेम है, ठीक है, तो फिर इसको बैन क्यों किया गया, टैक्रीन को बैन क्यों किया गया और इसको बैन क्यों नहीं किया गया। पहले तो बात समझें, देखें टैक्रीन का जो स्ट्रक्चर हमारे पास अमाइनोक्रीडीन है। अमाइनोक्रीडीन का मतलब क्या हुआ, देखें पहले समझें एंथ्रासीन। एंथ्रासीन क्या होता है, अगर हम बेंजीन रिंग्स को, 3 बेंजीन रिंग को बिल्कुल एक सीधी लाइन में क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एंथ्रासीन। लेकिन अगर हम बीच वाली रिंग में से एक कार्बन को निकाल दें, एक कार्बन को निकाल दिया, रिप्लेस किया, यानी कि इसकी जगह क्या लगा दी, नाइट्रोजन, तो अब ये क्या बन गया, एक रेडियन रिंग बन गई। क्या बन गई, एक रेडियन रिंग। ठीक है, अब इस एक रेडियन रिंग को हमने अटैच कर दिया अमाइनो ग्रुप से, तो क्या बन गया, अमाइनोक्रीडीन। ठीक है, तो बेसिकली टैक्रीन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का है, अमाइनोक्रीडीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और प्लस हमारे पास जब ये लीवर में गई, ठीक है, यानी कि जब इसको असर पूरा हो गया, यानी कि इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, ठीक है, तो इसको आखिरकार लीवर से गुजरना है, मेटाबोलाइज होना है। ठीक है, तो लीवर के एंजाइम कौन से हमारे पास, लीवर के एंजाइम CYP1A2, ये क्या करेंगे, इस पर एक्ट करेंगे। ठीक है, इस पर हमला करेंगे और क्या बनेगा, ये मेटाबोलाइज होगा, यानी कि टूटेगी। जब ये दवाई टूटेगी तो हमारे पास इसके कुछ बनेंगे मेटाबोलाइट, यानी कि इसके मतलब टुकड़े बने कुछ, और वो टुकड़े इतने रिएक्टिव होंगे, यानी कि ख़तरनाक होंगे कि वो क्या करेंगे, लीवर के हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, लीवर के सेल्स में जो प्रोटीन है, लीवर के सेल्स उनमें जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनके साथ क्या कर लेगी, ये कोविलेंट बॉन्ड बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये टुकड़ा इस दवाई का टूटा, ठीक है, ये बना लेगा हमारे पास इस लीवर के सेल के जो प्रोटीन है, इसका बॉन्ड बना लेगा। वो बॉन्ड कौन सा होगा, कोविलेंट। कोविलेंट बॉन्ड कैसा होता है, खतरनाक बॉन्ड होता है ना, मजबूत बॉन्ड होता है। ठीक है, तो बॉन्ड बन गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि अब लीवर के सेल क्या होना शुरू हो गया, इसको हम कहते हैं डैमेज होना शुरू हो गया, हैपरटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो हमारे पास जब शुरू में ड्रग आई थी तो जो मरीज़ था, मरीज़ का हफ्ते 2 हफ्ते में लीवर का टेस्ट करवाना पड़ता है, यानी कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि मरीज़ को हफ्ते में टेस्ट कराना पड़े लीवर का बार। ठीक है, और एक और ये भी था कि भाई जो टैक्रीन है हमारे पास, कि इसको दिन में 4 बार लेना पड़ा है, 5 बार लेना पड़ा है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड था बॉडी में रहने का वो कम था। ठीक है, और बड़ा नुकसान क्या था कि लीवर को डैमेज कर रहा था ये। जबकि दूसरी तरफ जो डोनीपेजिल हमारे पास है, पाइपरेडीन स्ट्रक्चर, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, पाइपरेडीन, PIPERIDENE। ठीक है, पाइपरेडीन स्ट्रक्चर का मतलब क्या, देखिए हमारे पास हमने बेंजीन रिंग देखी हुई सबने। ठीक है, बेंजीन रिंग में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेटिव। ठीक है, अगर हम इन डबल बॉन्ड को ख़त्म कर दिए भाई। ठीक है, अब एक कार्बन की जगह हटा दें, एक कार्बन की जगह क्या लगा दें, नाइट्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, पाइपरेडीन। तो डोनीपेजिल के स्ट्रक्चर में क्या है, पाइपरेडीन स्ट्रक्चर है।
तो जब ये गुजरी बॉडी से, यानी कि बॉडी में हमारे पास लीवर से गुजरी, तो ये कोई रिएक्टिव मेटाबोलाइट पैदा नहीं करेगी। रिएक्टिव मेटाबोलाइट यानी कि इसकी भी मेटाबोलाइजेशन होगी, लेकिन ये कोई ऐसा मेटाबोलाइट, इसका टुकड़ा ऐसा नहीं होगा जो क्या करे कि वो रिएक्ट करे, ठीक है, लीवर के सेल्स के साथ रिएक्टिव हो जाए। नहीं, बिल्कुल आराम से, सुकून से क्या हो जाएगी, बॉडी से स्कीट आउट हो जाएगी। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि डोनी पजल जो हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास ये सिर्फ ब्रेन में ही काम क्यों कर रही है, यानी कि ब्रेन में जो एसिटाइलकोलिन एस्टेरेस इनहिबिटर एंजाइम है वहाँ पर काम क्यों कर रही है। ये बाकी बॉडी के ऑर्गन्स में जो बाकी हमारे पास एरिया में स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं वहाँ भी तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन एस्टेरेस इनहिबिटर एंजाइम है, तो वहाँ क्यों नहीं काम करी। तो इसका आंसर क्या है, बेसिकली हमारे पास एसिटाइलकोलिन एस्टेरेस इनहिबिटर पेरिफेरी एरिया में भी है और ब्रेन में भी है, लेकिन फ़र्क कितना है, फ़र्क इतना है कि हमारे पास इस एंजाइम की ज्योमेट्री में और हमारे पास जो ब्रेन में एसिटाइलकोलिन एस्टेरेस इनहिबिटर एंजाइम है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, यानी कि माइनर सा फर्क है, हल्का सा 3D को देखें, ज्योमेट्री को देखें तो थोड़ा बहुत फर्क है। और डोनी पजल का स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्टली मैच होता है, यानी कि परफेक्टली, यानी कि हाई एफिनिटी रखता है जो ब्रेन में एसिटाइलकोलिन एस्टेरेस इनहिबिटर एंजाइम है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डोनी पजल की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो ब्रेन में जो एसिटाइलकोलिन एस्टेरेस इनहिबिटर एंजाइम है वो उसके लिए ज़्यादा है, तकरीबन 1200, हम बोलते हैं 1200 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो एक और ये रीज़न हो गया। एक और इंपॉर्टेंट रीज़न हो गया हमारे पास, हमारे ब्रेन में देखें तो ब्रेन में क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर किससे बना होता है, फैट से, यानी कि चर्बी की एक लेयर है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो दवाएं जो कि लिपोफिलिक होंगी, फैट को पसंद करती हैं, वो आराम से इस बॉर्डर को क्रॉस कर लेंगे, जाहिर सी बात है, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। तो यहाँ पर डोनी पजल का स्ट्रक्चर जो है वो लिपोफिलिक है, ठीक है, फैट को पसंद करता है, तो ये आराम से यानी कि इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा और ब्रेन में जाके अपना काम करेगा, ठीक है, और ब्रेन में हाई क्वांटिटी में पहुंचेगा। बाकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यानी कि बाकी जो बॉडी का एरिया है उसमें बहुत ही लेस अमाउंट में ना होने के बराबर होगा, ये फ़ौरन कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर करनी है आपने।